हे गाइस, तो स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जिसका नाम है क्रैक ऑफिसर। जी हाँ, मैं आज फिर आ चुका हूं और पॉलिटी का मैं आपको सेकंड पार्ट लेके आया हूं, जिसमें मैंने आपको कंपनी रूल का जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है उसको बताया था। आज मैं इसके कंपनी रूल में जो 1773 से आपका 1857 तक जो है उसको पूरा हम कंप्लीट आज कराएंगे। उसके बाद मैं क्या कराऊंगा, फिर क्राउन जो रूल बन रहा है उसको हम कंप्लीट कराएंगे 1858 से पूरा 1947 तक। ठीक है, सो इसमें इंपॉर्टेंस क्या है हम उसको अभी देखने वाले हैं। देखिए, मैं बात करूं तो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिए, मैं एक चीज बता दूं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब आया था, ठीक है, उसमें क्या हुआ था हमने पीछे ही क्लास में पढ़ा है। जिसने नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में जाके हमारी पहली वीडियो देख सकते हैं पॉलिटी की। सो हमने उसमें क्या पढ़ा था, 1773 का जो हमारा एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है ना। सो उसमें क्या हुआ था, जो गवर्नर की पोस्ट थी ना बंगाल की, गवर्नर ऑफ बंगाल था ना, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया था। कुछ सुप्रीम कोर्ट स्टेब्लिश हुआ था कोलकाता में। उसके सर एलिजा एम्पे उसके क्या फर्स्ट चीफ जस्टिस बने थे, ठीक है ना। सो इस तरीके की, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, ठीक है ना। तो ये बातें कुछ उसमें हमने पढ़ी थी। आज हम इसके नेक्स्ट पार्ट में आए तो इसको देख लेते हैं। देखिए, यहां लिखा है मैंने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। इसमें क्या फर्क है मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअली में क्या होता है, जब रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 वाला, उसके कुछ टाइम बाद अमेंडिंग एक्ट आया। ये एक्चुअली में ये एक्ट इसलिए लाया गया क्योंकि कंपनी को लग रहा था पहले क्या, एक उनका एक एडमिनिस्ट्रेशन बनना चाहिए, एक हिसाब किताब, फिर एक जो पॉलिटिकल अफेयर कैसे चले, उनका मिलिट्री अफेयर्स कैसे चले। वो आए तो थे ट्रेडिंग करने, व्यापार करने, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या करा, सीधे सीधे अपना पैर जमा लिया, ठीक है। और उनका मकसद सिर्फ व्यापार के साथ साथ यहाँ पे शासन करने का हो गया। सो उन्होंने एक 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 लॉ लाए, एक एक्ट लाए कि किस हिसाब से हमें यहाँ पे शासन करना है। देखो, कहीं भी कुछ, अगर किसी को एक देश चलाना है, किसी को एक राज्य चलाना है, एक एक गांव चलाना है, सीधी सी बात में अगर कहें तो उसको एक प्रणाली है, उसका एक मेथड है, उसका एक क्या है, एक वे है कि पहले क्या राजा होगा, राजा के नीचे उसके सेनापति होंगे, फिर उसमें भी कई मंत्री होंगे। सो सेम यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। तो क्या हुआ था, अमेंडिंग एक्ट में ये एक्ट इसलिए लाया गया था ताकि कुछ, जब रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कुछ रेक्टिफिकेशन हो सके, कुछ कमियां अगर नजर आ रही थी, जैसे अगर उस एक्ट को लाने के बावजूद इसमें कुछ सुधार नहीं हो पा रहा था करप्शन में, स्पेशली अगर बात करूं तो। सो इसलिए क्या, एडमिनिस्ट्रेशन के सुधार के लिए यहां पे क्या हुआ, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 लाया गया टू रेक्टिफाई, ठीक है ना, रेक्टिफिकेशन के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए, इसको और सुधारने के लिए जो अमेंडिंग एक्ट था, जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट था। लेकिन फिर क्या हो, कुछ टाइम बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। ये बात मैं बता दूं, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू ये आपका अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। पिट्स इंडिया एक्ट यहां पे आया जब इंडिया में। सो इसमें कुछ बातें थी, उसको हम इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा सा गौर फरमाएंगे। क्या है, स्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल बाय सीओडी। सीओडी मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो 24 मेंबर्स थे, हमने पहले पढ़ा था ना रेगुलेटिंग एक्ट में। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन बनाता था, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स बनाते, जो इन्वेस्टर्स होते थे, ठीक है ना। सो ये क्या है, 6 मेंबर। मैं बता दूं, कोर्ट ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी इन्होंने बनाया। एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्टेब्लिशमेंट करी, किसके द्वारा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने करी। 6 मेंबर्स का कोर्ट ऑफ क्या, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सॉरी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया। और साथ ही साथ इसमें मैं बना दूं, जब उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया, किस लिए, ताकि पार्लियामेंट्री कंट्रोल और ज्यादा बढ़ सके। पार्लियामेंट्री कंट्रोल का मतलब क्या हो गया, एक कंपनी है, एक इधर किसी शासन का एक एडमिनिस्ट्रेशन है। सो पार्लियामेंट्री में क्या होता है भाई, पीएम है, फिर चीफ मिनिस्टर है, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, और उसके बाद प्रेसिडेंट है। सो ये सब क्यों है एक्चुअली में, ये कारण क्या है, सबका अपना अपना काम है, ठीक है ना। सबका अपना अपना काम है, क्योंकि सबका अपना काम होगा, सो एक ही जगह फोकस करेंगे और उस काम में क्या होगा, बढ़ोतरी होगी, फायदा होगा, करप्शन उम्मीद है ज्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। और अपना काम सब ढंग से करेंगे अगर अपना अपना डिपार्टमेंट सबको मिले, ठीक है ना।
इसीलिए पार्लियामेंट्री कंट्रोल इंक्रीज कर दिया गया और इसी में 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी गई। इस एक्ट में जो जो हुआ वो ही बता रहा हूं मैं। 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल मतलब 3+1, 1 जो था क्या, 1 गवर्नर जनरल, ठीक है ना, 1 गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज वेल एज 3 जो थे उनके सपोर्ट के लिए क्या मेंबर थे, काउंसिल मेंबर्स थे। साथ में देखिए इसका क्या हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, उसका एक्चुअली में पर्पस क्या था, लिखा है वर्क टू मैनेज पॉलिटिकल कंट्रोल एंड टू कीप एंड, पहले तो इतना पढ़ लेते, क्या लिखा, वर्क टू मैनेज पॉलिटिकल कंट्रोल, ठीक है, पॉलिटिकल कंट्रोल मैनेज करने के लिए। दूसरा, टू कीप एंड डिसॉल्व द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल इन इंडिया बाय वन ऑफ द सुप्रीम मेंबर। और दूसरा, ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे इनमें से कोई एक मेंबर क्या कर सकता, जो सुप्रीम मेंबर होता वो क्या कर सकता था, उसके पास ये राइट था कि या तो कोई गवर्नर जनरल की पोस्ट को रख सकता था या डिसॉल्व कर सकता था या निलंबित, डिसॉल्व, ठीक है ना, भंग, ठीक है ना। ये कुछ पॉइंट हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, 6 मेंबर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। ये रहे हमारे केस में पिट्स इंडिया एक्ट में, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट, 2 बात और हैं उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस लिए, देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें क्या था, यही वो एक्ट है जिस समय से पहले क्या था, हालांकि कंपनी का शासन था, कंपनी आई थी, कंपनी अपने हिसाब से काम कर रही थी, लेकिन ये एक्ट पे, इस एक्ट से क्या हुआ, ब्रिटिश ने पूरी तरीके से सुप्रीम, कहते हैं ना सुप्रीम कंट्रोल, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करा, सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर, जो भी कंपनी के अफेयर्स, जो भी कंपनी ट्रेडिंग का बिजनेस करती थी, काम करती थी, या जो भी उनका एडमिनिस्ट्रेशन होता था, वो पूरा कंट्रोल सीधा सीधा किसके हाथ में पहुंच गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के। पहले जैसे एक कंपनी हो गई, जैसे जियो का एग्जांपल ले लेते हैं ना, जियो कंपनी है, ठीक है, वो एक कंपनी है, लेकिन क्या है, अगर मानते हैं वो धीरे धीरे, अगर वो यहां पे इतना बिजनेस कर रही, इतना फैल फूल जाएगी, तो धीरे धीरे वो क्या है, वो कंपनी से क्या वो एक अपना एक पूरे स्टेट बन सकती है क्या भाई, अगर पब्लिक ने उसको सपोर्ट करा तो बिल्कुल वो स्टेट भी बन सकती है, एक बात मैं कह रहा हूं, यहां पे बता रहा हूं। लेकिन अब क्या है, जब हमारे मोदी साहब को क्या लगा, अगर जियो यहां पे क्या है भाई, अब रूल कर लेगी, हाँ, जनता को भड़का देगी, या जनता उसकी तरफ भाग जाएगी, तो मोदी साहब क्या करेंगे, मोदी साहब बोल देंगे सीधा सीधा कंट्रोल ले लो भाई अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ में, प्रेसिडेंट और वगैरह, सीधे सीधा अब पता चल जाएगा क्या है, नहीं, अब हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव और जो भी अफेयर्स रहेंगे, चाहे वो पॉलिटिकल हो, हम पहले सिर्फ नाम के थे, लेकिन अब क्या हम पूरा कंट्रोल ले ले रहे। तो ये वही चीज है, एक एग्जाम्पल मैंने केवल समझाने के लिए कहा था, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या है, कंपनी का रूल जो था, हालांकि ये कंपनी रूल में ही चल रहा था, लेकिन अभी सीधा सीधा वो ब्रिटिश क्राउन जिसको कहते हैं, जो सीधा एक डायरेक्ट तरह से कि रानी का शासन या राजा का शासन नहीं चल रहा था, नाम किससे चल रहा था, कंपनी रूल ही चल रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ, ये वो समय है जब से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक तरीके से कंट्रोल लेना चालू कर दिया था कंपनी से, एक बात ये। दूसरा, कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया फर्स्ट टाइम कॉल्ड एज ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, और यही वो समय था, इसी समय से जो कंपनी टेरिटरीज जितनी भी थी, ठीक है, तो वो क्या थी, वो कहलाई जाने लगी ब्रिटिश पोजेशन। पहले कंपनी टेरिटरी कहलाई जाती थी, अब ब्रिटिश पोजेशन या ब्रिटिश टेरिटरी, ठीक है ना। ये 2 बातें तो हमें पिट्स इंडिया एक्ट में बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। दूसरा, इसके बाद क्या हुआ, 2 साल बाद 1784 के बाद अमेंडिंग प्रोविजन ऑफ 1786 फिर आया, अमेंडिंग प्रोविजन ऑफ 1786। अमेंडिंग का मीन्स ही होता है कहीं ना कहीं परिवर्तन, बदलाव, या सुधार, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हुआ, मोर पावर गिवन टू गवर्नर जनरल एंड डिक्लेयर्ड एज कमांडर या सेनापति। इसमें क्या हुआ, अभी तक देखिए गवर्नर जनरल की पावर थी, लेकिन गवर्नर जनरल अगर बात करो पिट्स इंडिया एक्ट में पावर थी, लेकिन उसको भी क्या कर सकता, डिसॉल्व भी हो सकती थी भाई उसकी पोस्ट। कौन कर सकता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स का कोई सुप्रीम मेंबर कर सकता था, ठीक है ना। लेकिन यहां से क्या हुआ, जब अमेंडिंग प्रोविजन आया 1786 का, सो मोर पावर गिवन टू गवर्नर जनरल।
जो गवर्नर जनरल था किसका, बंगाल का, उस समय बंगाल ही था, क्योंकि उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं बना था, थर्ड चार्टर्ड एक्ट से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था, वो हम अभी पढ़ेंगे आगे। सो इसमें क्या हुआ, मोर पावर, उसको और ज्यादा जो शक्तियां थी, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो या मिलिट्री पावर हो या पॉलिटिकल राइट्स की पावर हो, सो किसको दे दी गई, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, एंड डिक्लेयर्ड, और उसको कहा जाने लगा कमांडर या सेनापति, हेड ऑफ आर्मी, है ना। तो क्या दे दी गई, मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उसको ज्यादा दे दी गई। राइट टू डिसॉल्व द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और उसी के पास क्या राइट है, उसी के पास अधिकार था गवर्नर जनरल, जिसको ये पावर दे दी गई कि वो डिसॉल्व कर सकता था क्या, काउंसिल को, उसकी ही काउंसिल को भंग कर सकता था। जो भी डिसीजन अगर ले रही है, अगर उसको पसंद इन दैट केस नहीं आ रहा है, देन उसको राइट था ये। तीसरी बात, लॉर्ड कॉर्नवालिस टेकिंग अप द रोल ऑफ गवर्नर जनरल एंड वांटेड मोर पावर वेस्टेड इन इट। ठीक है ना, जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आया था गवर्नर जनरल को, तो उसी समय भी ये अमेंडिंग प्रोविजन आया था 1786 का, सो उसको और पावर चाहिए था, दैट्स व्हाई ये कुछ चेंजेस हुए थे यहाँ पे। ठीक है ना। सो अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इससे रिलेटेड। अब आ रहे हैं चार्टर्ड एक्ट। तो 4 चार्टर्ड एक्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं चार्टर्ड एक्ट के बाद फिर क्या हुआ था, कंपनी रूल बंद, कंपनी रूल बंद, और भाई सिपाही मोटेनी हुई थी, तो उसके बाद से सीधा सीधा लगा कि कंपनी रूल सही, कंपनी का शासन सही से नहीं चल पा रहा है, तो डायरेक्ट अभी तक सिर्फ नाम से चल रहा था कि ब्रिटिश कंट्रोल में है, लेकिन उस समय से क्या हुआ, 1857 के बाद जब आपका सिपाही मुटेनी हुआ, उसके बाद क्या हुआ, सीधा सीधा कंट्रोल किसके हाथ में चला गया, क्राउन रूल का। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं फिलहाल चार्टर्ड एक्ट के बारे में। ठीक है, ओके नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, सो गाइस हम आगे देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, यहाँ पे है चार्टर्ड एक्ट। मैंने बात करी थी चार्टर्ड एक्ट की, तो सो चार्टर्ड एक्ट यहाँ पे 1 2 3 लिखी है, अभी एक और है 4। ठीक है, उसके बाद क्राउन रूल आता है। सो हम इसको देख लेते हैं चार्टर एक्ट क्या है 1793 की। जैसे कि हम देख रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट आ रहा है, अमेंडमेंट एक्ट्स आ रहे हैं, पिट्स इंडिया एक्ट आ रहे हैं, ठीक है ना। सो उसके बाद क्या आ रहा है, चार्टर्ड एक्ट। सो इसमें क्या है हम उसको जानेंगे। पहले उससे पहले मैं एक बात और बता दूं, चार्टर शब्द का मतलब होता है एक रिटन डॉक्यूमेंट, उसको कहते हैं चार्टर एक्ट, किसी ऑथोरिटी के लिए। ठीक है, जैसे यहां पे बात हो रही है चार्टर एक्ट किसके लिए है, एक लॉ है, एक एक्ट है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में भेजा ये पास करने के लिए, ये एक्ट लाने के लिए, ठीक है, ताकि ये लागू हो। क्या नियम है उसको देख लें, इसमें क्या क्या हुआ उसको देखते हैं। इस चार्टर एक्ट में 1793 में ये आई थी, ठीक है। सो कंपनी का रूलिंग राइट 15 से 20 साल बढ़ गया। यानी यहां पे क्या हो रहा था, कंपनी की जो रूलिंग राइट था कहीं ना कहीं असमंजस में था, क्योंकि ब्रिटिश सीधा सीधा अपनी सुप्रीमेसी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो लेना चाह रही थी। कंपनी एक सिर्फ वो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और ब्रिटिश एक क्राउन के अंडर में इसको इंडिया को क्या लेना चाह रही थी, इंडिया के ऊपर राइट करना चाह रही थी। इसलिए क्या हुआ, इस चार्टर एक्ट के द्वारा क्या हुआ, कंपनी का जो रूलिंग राइट था 20 साल और बढ़ गया। ये वहां से एक रिटन डॉक्यूमेंट आया, पास करवाया गया सुप्रीमेसी के द्वारा। सो यहाँ पे कंपनी का रूलिंग राइट 15 से 20 साल, 20 साल मान लीजिए, वो बढ़ गया। इसमें क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, बिकेम सुप्रीम हेड ऑफ बॉम्बे, मैड्रास एंड बंगाल प्रेसिडेंसी। इसको सुप्रीम हेड बना दिया, बॉम्बे, मैड्रास और बंगाल सुप्रीम प्रेसिडेंसी का। इससे पहले हमने पढ़ा होगा अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1786, उसमें क्या हुआ था, उसमें भी गवर्नर जनरल को क्या स्पेशल राइट मिल गए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री के स्पेशल राइट मिल गए थे, ठीक है ना। पहले उससे पहले क्या हो रहा था, गवर्नर जनरल को भाई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स के मेंबर्स में से कोई सुप्रीम मेंबर्स उसको हटा सकता था, ठीक है, या रख भी सकता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे एक्ट्स बदलाव आते रहे, गवर्नर जनरल की पावर और बढ़ते गई। सो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में इसमें क्या हुआ, इस ही को, किसको, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ही क्या और पावर मिल गई, सुप्रीम हेड बना दिया गया उसको, बॉम्बे, मैड्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी का।
ये दो बातें हैं इसमें। अब आती है चार्टर्ड एक्ट, और इसको हाँ एक बात और बता दूं, ये चार्टर्ड एक्ट 1793 के अलावा फर्स्ट चार्टर्ड एक्ट, ऐसे हम इसको पढ़ेंगे। फर्स्ट चार्टर्ड एक्ट 1793 से शुरू हो रही है और 1853 तक चलेंगी, 20-20 साल का अंतर रहता है इनमें। सो फर्स्ट चार्टर्ड एक्ट। अब आते हैं सेकेंड चार्टर्ड एक्ट में। इसमें क्या क्या लिखे हैं बातें वो देखते हैं। देखिए, कंपनीज रूलिंग राइट, फिर अभी क्या बात हो रही थी, कंपनी का रूलिंग राइट इसमें इंक्रीज कर गया था 20 साल, ठीक है, अब खत्म होने का वक्त आया, यानी 1813 में या 1813 में खत्म होने का वक्त आया, तो कंपनी का रूलिंग राइट एक चार्टर एक्ट पास करके और बढ़ा दिया गया 20 साल। इसमें क्या हुआ, देखो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन ब्रिटेन। ब्रिटेन की अगर कहीं बात करें तो वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, क्रांति चालू हो गई थी भैया, ठीक है ना। उसके बाद एबोलिशन ऑन यूनिटरी ट्रेडिंग राइट। अब बात करते हैं एबोलिशन ऑफ यूनिटरी ट्रेडिंग राइट। मतलब यूनिटरी ट्रेडिंग राइट का मतलब हो गया यहां पे, जैसे यहां पे क्या, हमारे इंडिया की अगर बात करें, उस समय ब्रिटिश इंडिया में क्या था कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कंपनी और दूसरी को राइट नहीं था कि वो व्यापार कर सके इंडिया में, प्लस चाइना और टी के साथ भी, किसी के साथ भी व्यापार नहीं करने का कोई अधिकार नहीं था। तो क्या हो गया इसमें, इस राइट में ये जो नियम था यूनिटरी ट्रेडिंग राइट का, सिर्फ हम ब्रिटिश हैं या ईस्ट इंडिया कंपनी है, वही उसी का अधिकार है कि इंडिया में व्यापार कर सकती है। तो ये जो नियम था इस चार्टर एक्ट में खत्म कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया, ठीक है। यानी अब व्यापार कोई भी कर सकता है। लेकिन इसमें फर्क क्या था, चाय का और चाइना के साथ व्यापार अभी भी कोई नहीं कर सकता था। ट्रेडिंग राइट तो दे दिया गया भाई, ट्रेडिंग राइट को समाप्त कर दिया गया यूनिटरी को, उसके मतलब सब अब व्यापार कर सक रहे हैं। लेकिन फर्क क्या था, चाय और चाइना, चाय चाइना दोनों में से किसी के साथ व्यापार नहीं होगा, ठीक है ना। दूसरा, कंपनी स्टार्टेड एजुकेशन एंड इन्वेस्टेड 1 लाख फॉर एजुकेशन। अब उन्होंने सोचा, कंपनी ने धीरे धीरे इस चार्टर एक्ट में नई बातें लाने लगे भाई। एजुकेशन भी उन्होंने देखा, यहां पे एजुकेशन की कमी हो रही, तो इन्वेस्ट करना चालू कर दिया गया। 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करा गया एजुकेशन के पर्पज से। और क्रिश्चियन मिशनरीज केम टू इंडिया, और क्रिश्चियन मिशनरी भी इंडिया में आने लगे, ठीक है ना। ये तो रही इस चार्टर्ड एक्ट की बात। नेक्स्ट है हमारा थर्ड चार्टर्ड एक्ट 1833, मोस्ट इंपोर्टेंट चार्टर्ड एक्ट चारों में से। वैसे तो 53 वाला भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं क्या है इसमें। देखिए, रूलिंग राइट अब फिर आ गया। देखिए, रूलिंग राइट जब 20 साल हो गए फिर खत्म हो गया, तो फिर खत्म हो गया, फिर वो चार्टर एक्ट के द्वारा उन्होंने क्या कर दिया, फिर से रूलिंग राइट को क्या कर दिया, 20 साल के लिए बढ़ा दिया। हर चार्टर में 20 साल तक रूलिंग राइट बढ़ते रहा इनका, कंपनी का। सो इसमें क्या हुआ, देखिए, एक्ट वाज द फाइनल सेटअप टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। ये एक्ट के द्वारा एक फाइनल सेटअप था। ये क्या फाइनल सेटअप, कि ब्रिटिश इंडिया को सेंट्रलाइज कर दिया जाए, ब्रिटिश इंडिया को मेन बॉडी बना दिया जाए पूरे इंडिया का। तो इस चार्टर एक्ट में कहा गया, एक एक्ट इस तरीके से क्या एक्ट पास करा गया। यूनिटरी ट्रेडिंग राइट देखिए फिर से आ गया। अब क्या हुआ, अब पूरी तरीके से, चाहे वो चाय हो चाहे वो चाइना हो, अब व्यापार किसी के साथ भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, ये अब राइट हो गया। पहले क्या था, पहले जो था, चाय और चाइना को छोड़ के आप व्यापार तो कर सकते हो, लेकिन क्या बोलते हैं, चाय चाइना के साथ नहीं। और 1813 से पहले दैट मींस क्या, यूनिटरी ट्रेडिंग राइट था, यानी कंपनी का शासन जब आ गया, कायम हो गया, सो भाई यहां पे कोई व्यापार भी नहीं कर सकता था। उन्होंने ऐसे ऐसे नियम ला दिए थे। लेकिन थर्ड चार्टर एक्ट में क्या हो गया, अब तुम किसी के संग भी व्यापार कर सकते हो, चाहे चाय हो या चाइना हो, ठीक है ना। दूसरा है डिक्लेयर्ड एंट्रेंस एग्जाम फॉर सिविल सर्विसेज एंड कैन होल्ड एनी हायर पोजीशन इन ब्रिटिश इंडिया। देखिए, इसी चार्टर एक्ट में क्या हुआ, एक नियम भी पास करा गया, जिसमें क्या है, सिविल सर्विसेज के एग्जाम की बात करेगी, एंट्रेंस एग्जाम की, जिसमें कोई भी इंडियन हो तो वो एग्जाम दे के कोई भी हायर पोजीशन तक जितनी जा सकता है ब्रिटिश इंडिया में, सो वो जा सकता है। लेकिन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने इसका अपोज करा। सो डेट्स व्हाई क्या हुआ, इस लॉ को, इस एक्ट को वहीं पे समाप्त करना पड़ा, ठीक है ना।
यानी कहीं ना कहीं ब्रिटिश क्या, उन्हें सिर्फ ये पता था भाई इंडियन जा सकते हैं, और बिल्कुल काफी इंडियंस ने सिविल सर्विसेज को पहले से ही पास करा है, ठीक है ना। उसके बाद है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब ये आगे मोस्ट इंपोर्टेंट बात इसमें, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट क्या कन्वर्जन हो गया, उसमें क्या कन्वर्ट हो गई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पहले कौन बने, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ध्यान रखना। अब इनमें क्या था, ये एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव पावर आ गई इसमें। जब भाई पावर तो धीरे धीरे बढ़ी रही थी, गवर्नर जनरल की बात करूं, बंगाल क्या बोलते हैं, बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, फिर उनकी पावर धीरे धीरे सुप्रीमेसी हो गई, किसमें, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल की प्रेसिडेंसी भी उसी में सम्मिलित हो गई। अब ये पूरी इंडिया के गवर्नर जनरल माने जाने लगे, ठीक है ना, पूरे इंडिया के गवर्नर जनरल माने जाने लगे। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो इनकी थी 3+1 की थी, 3+1 मतलब 3 हो गए उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स, और 1 हो गया जो गवर्नर जनरल इनकी काउंसिल में, जिसमें एक लॉर्ड मैकाले को लॉ मेंबर बनाया गया फॉर लॉ सपोर्ट के लिए, ठीक है ना। लॉर्ड मैकाले उनको लॉ मेंबर बनाया गया। लेकिन लॉर्ड मैकाले के लिए एक बात यहां पे बता दो, जो लॉ मेंबर्स थे, बाकी मेंबर्स थे, उनके पास इनकी काउंसिल में, जो इनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसमें राइट टू वोट नहीं था, राइट टू सजेशन था। दैट मींस वो सजेशन तो दे सकते थे किसी मुद्दे पे, किसी बात पे, ठीक है, लेकिन वो उस काउंसिल में अगर वोटिंग होती थी तो उसमें वोट नहीं दे सकते थे। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और चार्टर एक्ट में 2 बातें और हैं, एक है लिखा है मैंने रेगुलेशन, एक लिखा है लॉज। एक लिखा है रेगुलेशन, एक लिखा है लॉज। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ वो था ना, तो वैसे ये रेगुलेशन क्या है, देखिए रेगुलेशन यहां पे डिफाइन किया गया है इस चार्टर एक्ट में कि रेगुलेशन और लॉ में क्या अंतर है। रेगुलेशन जो है लॉज अंडर प्रीवियस एक्ट, जो पुरानी जो भी एक्ट थी उनके अंदर आता था, उनको कहते थे रेगुलेशन। जितनी भी एक्ट, पुरानी एक्ट जो है, जो इसके अंदर आ रही हैं, उसको कहेंगे, जो भी लॉज आ रहे हैं इसके अंदर पुरानी, ठीक है ना, इससे उनको क्या कहेंगे, रेगुलेशंस। और जो भी आ रही हैं इनके अंदर वो कहलाएंगे क्या, लॉज। एंड लॉज अंडर दिस एक्ट, और इस एक्ट के अंदर जो भी लॉज आ रहे हैं वो हो जाएंगे क्या, लॉज। तो ये बात को याद रखेंगे, लॉज एंड रेगुलेशन, ये चीज को डिफाइन करा गया है इस एक्ट में। अब एक इंपॉर्टेंट बात है यहां पे मैंने लिखी है कि स्लेवरी सिस्टम स्टॉप्ड। जो दास प्रथा की पहले शुरू से हमारे समय में देखा जा रहा है, हमारे समय से नहीं, प्राचीन काल से ही क्या हो रहा है, जो दास प्रथा का कानून, हमारे कानून तो नहीं था ये, लेकिन दास प्रथा क्या है, शुरू से चली आ रही है। एक बड़ा व्यक्ति छोटे पे हावी होता है, अमीर गरीब पे हावी होता है। सो दास बनाना, तो ये एक तरीके से शुरू से चलन था। सो इंडिया में क्या, अंग्रेजों ने कुछ करा नहीं करा, लेकिन ये काम मुझे बहुत अच्छा लगा उनका। एलन बोरोग जो उस समय के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने इस पे लॉ लाया और इसको कंप्लीटली खत्म कर दिया। लेकिन इसमें भी लगे 10 साल, मैं बता दूं, दास प्रथा को भी खत्म होने में 10 साल लगे। हालांकि ये तो कई सालों से चल ही रहा था, लेकिन जब से अंग्रेज आए और ये चार्टर एक्ट आया, उसके बाद की बात कर रहा हूं, उसके बाद भी 10 साल लग गए। यानी 1843 में ये कंप्लीटली बैन कर दिया गया कि दास प्रथा, अब कोई किसी को गुलाम नहीं रख सकता था, ठीक है ना। सो ये एलन बोरोग ने, गवर्नर जनरल जो इंडिया थे, इन्होंने ये काम बहुत अच्छा करा। सो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं फोर्थ चार्टर एक्ट। हाँ, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम आ गए हैं फोर्थ चार्टर एक्ट में, इसको देख लेते हैं। देखिए फोर्थ चार्टर एक्ट आया था, जैसे जैसे 20 साल का गैप आ रहा था हर चार्टर एक्ट में, सो ऑब्वियसली यहां भी क्या हुआ, ये 20 साल बाद आई थी ये चार्टर एक्ट। अब इस चार्टर एक्ट में क्या लॉज लाए गए थे उसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें हो गया था सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल। पहले क्या होता था, जो गवर्नर जनरल था उसको सुप्रीमेसी मिल गई थी पावर की पूरी इंडिया में, ठीक है। सो उसको, लेकिन सुप्रीमेसी का मतलब हो गया उसको क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर हो, लेजिस्लेटिव पावर हो, मिलिट्री पावर हो, सब वही सुप्रीम था। लेकिन क्या करा गया यहां पे इस एक्ट में, जब लाया गया तो इस एक्ट के द्वारा सेपरेशन ऑफ पावर कर लिया गया, लेजिस्लेटिव पावर की और एग्जीक्यूटिव पावर की।
कार्यपालिका और आपकी विधायिका। ठीक है, इसकी क्या सेपरेशन कर लिया गया, यानी पहले एक ही था। ठीक है, एक बात याद रखेंगे, सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स। नेक्स्ट सीओडी यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे, पहले हमने शुरू में पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ किसमें 1773 में क्या पढ़ा था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स थे कितने 24 थे, लेकिन इस एक्ट में क्या हुआ, उनकी संख्या भी घटा दी गई, जो रह गई 18। ठीक है, नेक्स्ट लॉ मेंबर गॉट राइट टू वोट। अभी हमने इससे पहले पढ़ा था कि लॉ मेंबर्स को क्या था, वो सिर्फ राइट टू सजेशन था, राइट टू सजेस्ट था उनके पास, बट देयर इज नो राइट टू वोट, उनके पास कोई राइट टू वोट नहीं था। ठीक है ना, सो इन दैट केस क्या, इस वाले में क्या हो गया, राइट टू वोट का भी उनको मिल गया। ठीक है ना, राइट टू वोट मतलब उनको वोट करने का भी अधिकार मिल गया किसी भी मामले में, किसी भी डिसीजन में। अगर वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बैठ रहे हैं, सीधी सी बात है ना, हम बैठ रहे हैं, एक मान लीजिए एक डाइनिंग टेबल है, हमारे सामने सब खाना रखा है, ठीक है, सब खा रहे हैं, लेकिन हम उस खाने में से एक चीज नहीं खा रहे हैं, तो ये बुरा लगेगा ना। तो ये वही सिचुएशन है जिसमें क्या, हम उस काउंसिल में तो हैं, हम क्या सजेशन दे सकते हैं, लेकिन जब नंबर आई वोट डालने की तो हम वोट नहीं दे सकते। सो ये चीज है, लेकिन इस काउंसिल, इस एक्ट में क्या हुआ, ये वाला भी क्या हुआ, इनको राइट मिल गया। दूसरा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर ऑफिसर्स स्टार्टेड। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं, इससे पहले भी हमने देखा था स्टार्ट हुए थे, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को पसंद नहीं आए थे कि ये हायर पोस्ट में जा सके इंडियंस, इसलिए वो उन्होंने क्या कर दिए थे, नेगेटेड कर लिए थे, बंद कर दिए थे, वो एक्ट में समाप्त कर दी थी। लेकिन इसमें फिर से वो स्टार्ट कर दिए गए थे, और उसी में क्या था, लॉर्ड मैकाले ने कमिटी एक रिपोर्ट बनाई थी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए इन 1854 में, एक कमिटी बनाई थी। ठीक है ना, और एक पॉइंट है यहाँ पे, स्टार्टेड 6 न्यू मेंबर काउंसिल, 6 न्यू मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिलर कहलाते थे, तो इंडियन काउंसिल बनाई गई थी, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई थी। इस एक्ट में क्या हुआ था, 6 न्यू मेंबर्स बनाई गई, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। उसमें जो 4 मेंबर थे वो कहां से लिए गए, लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट मींस मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा, इन 4 जो लोकल गवर्नमेंट थी, ये जगह थी, इनसे यहाँ के क्या हुए, ये 4 मेंबर लिए गए थे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थे। ठीक है ना, यानी ये क्या एक्चुअली था, एक मिनी पार्लियामेंट बनाया गया था, एक छोटे मोटे मामले होना, सो ये आप खुद ही निपटारा इसका कर लिया करते थे, तो एक मिनी पार्लियामेंट था। सो ये रही आज चार्टर एक्ट, हमने इसको पढ़ा, आज हमने कंपनी रूल को कंप्लीट करा। अब हम नेक्स्ट बार आएंगे, सो हम जल्दी ही इसको क्राउन रूल को कंप्लीट कराएंगे, और क्राउन रूल के बाद हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया हमारा। अगर पॉलिटी की बात करूं, मैं ज्यादा इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये क्या है पॉलिटी, हम कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड फैक्ट्स पॉइंट्स हम उसको करेंगे। सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया, उसके बाद फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वो पार्ट लाऊंगा मैं, इससे पहले तो क्राउन रूल लाऊंगा अभी, उसके बाद फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या, कब कब, कैसे, क्या क्या हुआ, क्या अडॉप्ट करा गया। ठीक है, सो उसको देखेंगे हम, कौन से मिनिस्टर्स, किसको क्या मिनिस्ट्री मिली, वो सब देखेंगे। और उसके बाद हम फिर आएंगे, यानी 3 वीडियो के बाद हम फिर पहुंचेंगे आर्टिकल्स में, आर्टिकल 1, और इस तरीके से हम पहुंचेंगे कहां, जितने भी आर्टिकल्स हैं हम कंप्लीट करते रहेंगे। और एग्जाम तो अभी फिलहाल थोड़ा सा टाइम है, और बीपीएससी में थोड़ा कम टाइम है, इसलिए थोड़ा सा आप अपने से भी मेहनत करिए। बाकी बीपीएससी का मैं एक क्लास लेके ऐसा आऊंगा जिसमें हम बिहार का एक ही दिन में, कोशिश करूंगा 2 वीडियो में मैं उसको पूरा कवर कर लूं बिहार का, चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम हो, ठीक है, चाहे उसका आपका कोई बायोस्फीयर रिजर्व्स हो, ठीक है, चाहे उसमें सॉइल्स हो, ठीक है, और जनरल नॉलेज का अलग लेके आऊंगा बिहार का, या इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं, ठीक है, बिहार से रिलेटेड, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट वाइज हो, ठीक है, सो उसको कवर करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, अब पॉलिटी में मैं नेक्स्ट लाते रहूंगा। ठीक है, सो धन्यवाद, थैंक यू एंड जय हिंद।